हफ्ता जो डिस्कस किया था, हमने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। हमने जो बात की थी लास्ट क्लास में वो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, जिसमें मैंने कौन कौन से फैक्टर्स आपके साथ में डिस्कस किए थे। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया, और नेक्स्ट फैक्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टेम्परेचर। एक फैक्टर मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, मैंने कहा था अगली क्लास में डिस्कस करूंगी, अच्छे से हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वो फैक्टर है आपका प्रेशर। हम प्रेशर को लेकर भी एडजॉर्प्शन का अफेक्ट देखेंगे कि क्या अफेक्ट पड़ता है प्रेशर के इंक्रीज करने से, क्या अफेक्ट पड़ता है प्रेशर के डिक्रीज करने से। तो लास्ट फैक्टर है हमारा प्रेशर, डिस्कस करेंगे हम। 5th नंबर हमारा फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, थर्ड इज सरफेस एरिया, फोर्थ इज टेम्परेचर एंड 5th नंबर इज प्रेशर। मैंने आपके साथ जब टेम्परेचर वाला फैक्टर डिस्कस किया था तो मैंने वहां पर एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था जिसको मैंने आपसे कहा था एडजॉर्प्शन आइसोबार। आप अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वहां आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो जब टेम्परेचर वाला रिलेशन देखोगे आप तो वहां पर आप क्या देखोगे, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर के बीच में जब रिलेशन देखोगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, और इसमें इसको इस टर्म को मैंने कहा था एडजॉर्प्शन आइसोबार। लेकिन जब मैं प्रेशर वाले फैक्टर पे बात करूंगी तो मुझे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो मैं बात करूंगी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। किसकी बात करूंगी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड मैं यूज कर रही हूं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें एडजॉर्प्शन मुझे कराना है किसी भी एडजॉर्बेंट की सरफेस पर, एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब कराना है लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से मतलब क्या है, अ ग्राफ और रिलेशन between extent of adsorption and pressure at constant temperature is called adsorption isotherm। तो क्या है एडजॉर्प्शन थर्म, एक रिलेशन है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर का। तो अ ग्राफ और रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको मैं इससे इंडिकेट कर रही हूँ एक्स अपॉन एम से, मैंने आपको एक्स अपॉन एम का मतलब समझा दिया था। तो अ ग्राफ और रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी, ग्राफ और रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर is called adsorption isotherm। जैसे मैंने आपको बताया कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं एक्स अपॉन एम वर्सेस पी के बीच में, या एक रिलेशन हम शो कर सकते हैं एक्स अपॉन एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहां पर अगर मैं आपसे एक ग्राफ डिस्कस करूं और ग्राफ में प्लॉट कर रही हूं बेसिकली किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच में मैं ग्राफ ले रही हूं, प्रेशर को मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को मैंने वाई एक्सिस पर लिया है, ठीक है। यहां पर मैंने टेम्परेचर को क्या किया है, कांस्टेंट, टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया है, कांस्टेंट। तो ये जो ग्राफ देखने को मिला वो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला, कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिला। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के वर्सेस जब मैंने ग्राफ को प्लॉट किया तो मुझे इस तरीके का ग्राफ मिला। इस तरीके के ग्राफ में मुझे क्या देखने को मिला कि स्टार्टिंग में जब प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, स्टार्टिंग में जब प्रेशर को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो एक्स अपॉन एम और पी के बीच में अगर आप रिलेशन देखें तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहां तक बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है एक्स अपॉन एम और पी के बीच में। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर और बढ़ा तो आपने देखा अब
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, यहां से कर्व आ गया है, इस एरिया से आप क्या देख रहे हैं कि कर्व आ गया है। और जैसे जैसे प्रेशर को आपने इंक्रीज किया तो आप देख रहे हैं कि अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, आफ्टर सम टाइम आप देख रहे हैं कि प्रेशर के इंक्रीज करने से x अपॉन m कांस्टेंट होता जा रहा है। तो एग्जैक्टली हमें ये रिलेशन पता करना है कि x अपॉन m और p के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जैक्टली रिलेशन नहीं है, तो हमें इसे पता करना है। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है, जिसमें मैंने x अपॉन m वर्सेस p के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया है। ये ग्राफ इस तरीके का क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इस तरीके का आने का, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब एड्जॉर्प्शन होता है तो मैंने आपको बताया था हीट रिलीज होती है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है जब एड्जॉर्प्शन होता है। ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई हैं। तो अगर यहां पर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को देखूंगी, तो अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो वो रिलेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन मैं इस समय जो पर्टिकुलर बात कर रही हूँ वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंडलिक, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, फ्रेंडलिक। इन्होंने एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को डिटेल में बताया, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और एक डेरिवेशन भी दिया, इस बात को प्रूव भी किया। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसमें उन्होंने क्या बताया, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रेंडलिक ने क्या बताया, इसने एक रिलेशन दिया। रिलेशन किसके बीच में दिया, x अपॉन m और p के बीच में एक रिलेशन दिया, और उन्होंने बताया कि x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, इन्होंने कहा x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो मुझे पता चला x अपॉन m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मैंने कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, यहां मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया k, x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n। अब ये n क्या है, n भी एक कांस्टेंट है, k भी एक कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करता है, क्या मतलब है n का, यहाँ पर क्या मतलब है k का, तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसलिए फोकस करना है इस बात को थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर जो n है वो एक नंबर है, इंटीजर नंबर है, और इसकी जो वैल्यू है वो या तो आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगी या फिर ये इक्वल्स टू आपको 1 मिलेगी। n की वैल्यू आपको, जो ये n मैंने यूज किया है, ये एक जो इसकी वैल्यू है ये आपको होल नंबर में मिलेगी, और नंबर भी मैंने आपको बताया या तो ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1, ये आपको लेस देन 1 नहीं मिलेगी, ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1। अब कब ग्रेटर देन 1 मिलेगी, कब इक्वल्स टू 1 मिलेगी, ये भी हम अभी डिटेल में देखते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो k और n है, ये k एंड n बोथ आर कांस्टेंट, k और n दोनों क्या हैं, बोथ आर कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दोनों कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फॉर एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। अब आपको ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप डिफरेंट एडजॉर्बेंट के लिए एडजॉर्प्शन अलग अलग होता है, डिफरेंट एडजॉर्बेट का भी एडजॉर्प्शन अलग अलग होता है, और k और n की जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर एडजॉर्बेट और पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट के लिए बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात कर रही हूँ। अगर आपने इसको बदला
तो इनकी वैल्यू बदल जाएगी, अगर आपने इसको बदला तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, और अगर आपने टेम्परेचर को भी चेंज किया तो के और एन की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। तो के एंड एन बोथ आर कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई कि अगर आपने एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट या टेम्परेचर को वेरी किया तो के और एन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब हम इस ग्राफ को मैंने प्लॉट किया तो यहाँ पर प्रेशर बहुत कम होगा, धीरे 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 प्रेशर मॉडरेट होगा, फिर धीरे धीरे करके प्रेशर इंक्रीज होगा। तो मैं आपसे 3 तरीके के प्रेशर पे बात करूंगी, लो प्रेशर पर, मॉडरेट प्रेशर पर और हाई प्रेशर पर। मैं 3 तरीके से आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ लो प्रेशर पर। फ्रेंडलिक ने लो प्रेशर पर क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट इज ऑन लो प्रेशर, ऑन लो प्रेशर पर फ्रेंडलिक ने क्या ऑब्जर्व किया कि x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। उसने देखा कि जब प्रेशर लो होता है, जिस समय हम प्रेशर को लो कर देते हैं, उस समय x अपॉन m एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो प्रेशर के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस समय पर n की वैल्यू 1 आती है। लो प्रेशर पर n की वैल्यू 1 है, लो प्रेशर पर n इक्वल्स टू 1 है, लो प्रेशर पर n की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो अगर मैं ये रिलेशन लिखूं x अपॉन m इज इक्वल टू के p की पावर 1 अपॉन n और n की वैल्यू को मैं 1 कर दूं तो आप देखेंगे कि रिलेशन बिल्कुल आ जाएगा, x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू p, x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू p, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब प्रेशर कम होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ यहां से यहां तक का जो एरिया आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का एरिया लो प्रेशर पर, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप देख रहे हैं रिलेशन, ये लो प्रेशर पर एप्लीकेबल है। अगर आप प्रेशर को लो रखेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, और यहां पर n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगर मैं प्रेशर को मॉडरेट रखूं, प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, मॉडरेट, तो जब मैं प्रेशर को मॉडरेट करूंगी, प्रेशर बढ़ाऊंगी, तो लो प्रेशर पर तो एन की वैल्यू मैंने आपको 1 बताई है। अब मैं प्रेशर को मॉडरेट कर रही हूँ, लो से थोड़ा सा हाई कर रही हूँ, तो एन की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो सेकंड केस अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, सेकंड केस है आपका मॉडरेट प्रेशर, ऑन मॉडरेट प्रेशर, ऑन मॉडरेट प्रेशर पर एन की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगी। अब अगर मैं रिलेशन देखूं, रिलेशन क्या दिया था इसने, फ्रेंडलिक ने x अपॉन m इज इक्वल टू के p की पावर 1 अपॉन n, और यहां पर जो n की वैल्यू है अब वो 1 से बड़ी है। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 अपॉन n की वैल्यू n से छोटी होगी। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है, n की वैल्यू यहां पर 1 से बड़ी है, तो 1 अपॉन n की वैल्यू, 1 अपॉन n की वैल्यू n से छोटी होगी। 1 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। तो जब एग्जैक्टली यहां पर आप देख रहे थे 1 अपॉन 1, तब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा था, लेकिन अब ये जो वैल्यू है ये 1 से कम हो जाएगी। ये वैल्यू 1 अपॉन n की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 2 हो सकती है, तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, 3 हो सकती है तो 1/3 हो जाएगी, तो 1 से कम हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। मॉडरेट प्रेशर पर थोड़ा सा क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो एरिया है, यहां से यहां तक का जो एरिया है, ये एरिया मॉडरेट प्रेशर के लिए है। ये वाला जो एरिया मैं दिखा रही हूं ग्राफ में, मॉडरेट प्रेशर पर इस तरीके का ग्राफ मिला जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिली। n की वैल्यू क्या मिली, ग्रेटर देन 1। ठीक है, थर्ड केस अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, थर्ड केस क्या हो जाएगा, प्रेशर को आप मॉडरेट प्रेशर से आप और हाई कर देंगे। अब आपने हाई प्रेशर दिया, कैसा प्रेशर दिया, हाई प्रेशर, आपने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब मैंने आपको बताया या तो n की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो सकती है या ग्रेटर देन 1 हो सकती है। अब आपने बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया तो हाई प्रेशर पर n की वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल हो जाती है। किसके इक्वल हो जाती है, इंफिनिटी के इक्वल। आपने बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया, तो जो रिलेशन था x अपॉन m इज इक्वल टू के p की पावर 1 अपॉन n, और n की जगह मैंने क्या रख दिया, इंफिनिटी। एंड यू नो वेरी वेल
1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। यू नो वेरी वेल 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x अपॉन m इज इक्वल टू के, x अपॉन m इज इक्वल टू के, x अपॉन m इज इक्वल टू के, p की पावर जो 1 अपॉन एल्फा है, एल्फा 1 अपॉन एल्फा की जगह मैं क्या कर दूं 0। तो जब मैंने 1 अपॉन एल्फा की जगह 0 पुट किया तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अब प्रेशर पर डिपेंडेंट ही नहीं है, प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया। अगर अब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ में आप यहां देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया, ये जो कांस्टेंट वाला एरिया आप देख रहे हैं ग्राफ में, ये हाई प्रेशर पर एप्लीकेबल है, हाई प्रेशर पर एप्लीकेबल है। और यहां पर n की जो वैल्यू है n इक्वल्स टू इंफिनिटी हो जाता है, n इक्वल्स टू क्या हो जाता है इंफिनिटी। अब जरा कॉमन सेंस लगाइएगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुझे सपोज मान के चलते हैं मेरा एडजॉर्बेट गैस है, मैंने अभी गैस के लिए बात कर रही थी, अभी जो हम लास्ट क्लास से बात कर रहे हैं कि आपका जो एडजॉर्बेंट है उसकी सरफेस सॉलिड नेचर की होगी, जो आपका एडजॉर्बेट है वो गैसियस नेचर का होगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, राइट। तो गैस आपकी एडजॉर्बेट नेचर, एडजॉर्बेट है, और जो सॉलिड है वो आपका एडजॉर्बेंट है। मुझे ज्यादा से ज्यादा गैस को सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब कराना है। अगर मैं गैस को ऊपर से प्रेशर देना स्टार्ट करूं तो प्रेशर के इंक्रीज करने पर क्या गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और गैस के ऊपर से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दें तो गैस एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कितनी गैस एडजॉर्ब होगी? जितना एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा। अब अगर आप पूरी तरीके से सरफेस एरिया कवर हो चुका है, पूरी तरीके से सरफेस एरिया कवर हो चुका है, आपकी जितनी भी गैस थी वो पूरा अमाउंट एडजॉर्बेंट की सरफेस को, अवेलेबल सरफेस को कवर कर चुका है। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे भी तो क्या एडजॉर्प्शन होगा? आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, क्या एडजॉर्प्शन बढ़ेगा? एडजॉर्प्शन बढ़ने के लिए एडजॉर्बेंट की सरफेस होनी चाहिए, अवेलेबल सरफेस। वो अवेलेबल सरफेस ही नहीं है उसके पास में, तो आपके हाई प्रेशर करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में जिस समय एडजॉर्बेंट की सरफेस पूरी तरीके से एम्प्टी है, उस समय अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं, उस समय अगर आप प्रेशर को गैस के ऊपर प्रेशर को लगा रहे हैं तो उस समय क्या होगा? एडजॉर्बेंट की सरफेस को कवर करता जाएगा, एडजॉर्प्शन होता जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सरफेस पूरी तरीके से कवर होने लगी, मॉडरेट प्रेशर की बात आएगी तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। अब जैसे जैसे आपके घर में कोई सामान आपको रखना होता है और पूरा कमरा आपका भरा हुआ होता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि कहाँ सामान रखें, टाइम लगता है उसको मैनेज करने में। तो और जब आपका कमरा बिल्कुल एम्प्टी है और आपको किसी सामान को रखना है तो आपको सोचना नहीं है कहाँ रखना है, आपके पास पूरी स्पेस अवेलेबल है, आप कहीं भी रख सकते हैं। तो फ्रेंडलिक ने ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ आपको प्लॉट करके बताया, उसमें ये बताया कि जब प्रेशर लो होगा तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिलेगा, और जब आप प्रेशर को मॉडरेट करेंगे तो आपको परफेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं मिलेगा, ग्राफ में थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। और जब आप बिल्कुल हाई प्रेशर पर बात करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो आप देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर इंडिपेंडेंट। तो यहां पर x अपॉन m is independent on pressure on high pressure, x upon m is independent on high pressure। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, नहीं, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? किसी तरीके का कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहीं से। अब ये जो फ्रेंडली की जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है x अपॉन m इजिकल टू के p की पावर 1 अपॉन n, इसको अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को। और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रही हूं, इस इक्वेशन के दोनों साइड लॉग ले रही हूं। ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, अब हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन थी x अपॉन m इज इक्वल टू के
p की पावर 1/n, ये हमारी इक्वेशन थी। मैंने दोनों साइड log ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगी, log x/m इज इक्वल टू log k, इज इक्वल टू log k, और मैं क्या लिख सकती हूं, log k p की पावर 1/n। अब यहां पर log a इंटू बी का फंक्शन लगा दो, और log a इंटू बी का फंक्शन क्या होता है, log a प्लस log b। तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ ओपन करके, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log p की पावर 1/n। अब यहां पर log a की पावर n का फंक्शन लगा दो, log a की पावर n का फंक्शन क्या होता है, n log a। तो इसको लिखा जा सकता है log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, इस वाले पार्ट को आगे लिख रही हूँ, इस वाले पार्ट को पीछे लिख रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फुलफिल कर रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फुलफिल कर रही है। यहां पर x एक्सिस, y एक्सिस पर आपका क्या है, y एक्सिस पर आपका है log x/m, आपका x एक्सिस पर क्या है log p, आपका स्लोप क्या है 1/n। अच्छा, y एक्सिस पर जहां इंटरसेप्ट होगा वो c क्या है आपका log k। तो ये जो इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फुलफिल कर रही है, और आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली कब आएगी, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिलेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर पर मिलेगा। तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो इक्वेशन है, ये सिर्फ लो प्रेशर पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन हाई प्रेशर पर ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फुलफिल कर रही है, जिससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा। और एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जो मैंने आपको बताया, वो सिर्फ लो प्रेशर पर ही आ रहा है। किस पर आ रहा है, लो प्रेशर पर। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, log x/m वर्सेस log p के बीच में ग्राफ अगर मैं प्लॉट कर लूं, ये मैंने y एक्सिस पर क्या ले लिया, log x/m, और अगर मैंने x एक्सिस पर क्या ले लिया, log p, इसके बीच में अगर मैं ग्राफ देखूं तो मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है। और यहां पर ये जो y एक्सिस पर ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है, ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, c, और जिसको मैं बोल रही हूँ log k, ये इंटरसेप्ट वाला पोर्शन जो हो गया इसको हम क्या बोल रहे हैं, log k। ठीक है। और हमारा स्लोप कैसा है, आप अगर अपना स्लोप देखें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो स्लोप आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। और स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू tan थीटा। तो आप लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/n, इज इक्वल टू 1/n। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सबको, क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है, यहां तक मेरी ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, नोट मैं बता रही हूं, अ डेविएशन इज फाउंड, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, a deviation is found from straight line at high pressure, आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन हाई प्रेशर पर आपको डेविएशन मिलता है। हाई प्रेशर पर तो बिल्कुल परफेक्ट डेविएशन मिलता है, कांस्टेंट हो जाता है, आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप मॉडरेट प्रेशर पे बात करें तो थोड़ा बहुत कर्व आता है, लेकिन हाई प्रेशर पर तो बिल्कुल फाइनली डेविएशन मिलता है। तो डेविएशन इज फाउंड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एट हाई प्रेशर। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इट सजेस्ट दैट फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज वैलिड एट लो प्रेशर बट फेल एट हाई प्रेशर। ये जो मैंने आपको भी लाइन लिखी है नोट में, ये जो डेविएशन आपको मिल रहा है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन is valid
at low pressure, valid at low pressure, but fails at high pressure. हाई प्रेशर पर ये एप्लीकेबल नहीं है, हाई प्रेशर पर ये एप्लीकेबल नहीं है, हाई प्रेशर. क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? यस मैम. हैंडलिंग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का डेरिवेशन आएगा. आपको अगर ये पूरा ड्राइव करने को बोले तो आप पूरा ड्राइव कर देंगे, ये ग्राफ आप बना देंगे, और ये कब वैलिड है ये आप बता देंगे. मेरे हिसाब से इस पर 2 नंबर का या 3 नंबर का हार्डली क्वेश्चन बनता है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता. तो यहां तक मेरी बात आई थिंक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी. अब जैसे हमने एड्जॉर्प्शन पढ़ा था, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड. अभी तक हमने पढ़ा था कि गैसेस जो होती है ना वो एड्जॉर्ब करती है सॉलिड की सरफेस पर, और जो सॉलिड एड्जॉर्बेंट है ना वो बेटर जो एड्जॉर्बेंट है सॉलिड सरफेस वाले, वो सबसे बेटर बता रही हूँ आपको. जैसे चारकोल पाउडर एक सॉलिड एड्जॉर्बेंट में सबसे बेहतर एड्जॉर्बेंट है, ज्यादातर जगह यूज होता है चारकोल पाउडर. ठीक है. सिलिका जेल सॉलिड नेचर में है, नेचर में कैसा है? सॉलिड, और सबसे बेहतर एड्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है. तो सिलिका जेल, चारकोल एक बेस्ट सॉलिड एड्जॉर्बेंट में काउंट होते हैं. ऐसे ही अभी मैं आपके साथ एक और टाइप का एड्जॉर्प्शन डिस्कस करूंगी, हालांकि बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी. एड्जॉर्प्शन है आपका एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज. जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है. तो मुझे सॉल्यूशन फेज में से सॉल्यूट को एड्जॉर्ब कराना है, सॉल्यूट को एड्जॉर्ब कराना है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड. जो आपका एड्जॉर्बेंट है वो अभी भी सॉलिड है, लेकिन अब की बार आपको सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को एड्जॉर्ब कराना है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को एड्जॉर्ब कराना है. कोई सॉल्यूशन आपने बनाया, जैसे आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, आपने देखा होगा कि जो शुगर का सॉल्यूशन होता है, समटाइम जैसे आप पानी में शुगर को घोले तो शुगर में इम्प्योरिटी होती है, तो आपके शुगर सॉल्यूशन में भी इम्प्योरिटी आ जाती है. ठीक है. तो वो जो इम्प्योरिटी है वो सॉलिड नेचर में है, उस इम्प्योरिटी को मुझे रिड्यूस करना है. तो मैं क्या करूंगी, उस सॉल्यूशन को, शुगर सॉल्यूशन को किस में से पास करूंगी? चारकोल पाउडर के ऊपर पास करूंगी. तो क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो सब चारकोल पाउडर क्या करेगा, वो सारी इम्प्योरिटी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा. जिससे क्या होगा, जो आपका शुगर सॉल्यूशन है वो परफेक्टली प्योर हो जाएगा, जिसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज आपको दिखाई नहीं देगी. अगर आपने कभी शुगर सॉल्यूशन बनाया तो हल्का सा, जैसे बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन बनना चाहिए. अगर मैं आपसे कहूं बिल्कुल प्योर अगर आपकी शुगर है तो बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन बनना चाहिए. लेकिन कभी आप शुगर को घर में डिसॉल्व करके देखना पानी में, परफेक्टली कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बनेगा. और अगर परफेक्टली कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो आपकी शुगर जो है वो इम्प्योर है. वैसे तो जो मार्केट से सप्लाई होती है शुगर, वो पूरी तरीके से प्योर होने की कोशिश करते हैं कि वो आपको प्योर की सप्लाई कर सके. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी ऐसी शुगर आ जाती है कि वो प्योर नहीं होती, इसका मतलब उसको चारकोल से पास नहीं किया जाता उस सॉल्यूशन को. तो उस केस में इम्प्योरिटीज होती है, अगर आप उस इम्प्योरिटी को रिड्यूस करना चाहते हो तो चारकोल एज ए एड्जॉर्बेंट बेटर तरीके से उस इम्प्योरिटी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है. मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो सॉल्यूशन में से कैसे आप उस इम्प्योरिटी को रिड्यूस कर सकते हो, कैसे सॉल्यूट पार्टिकल को आप रिड्यूस कर सकते हो. अब आप कहेंगे मैडम शुगर क्यों नहीं एड्जॉर्ब हुई एड्जॉर्बेंट के ऊपर? शुगर तो घुल चुकी है पानी के अंदर, शुगर तो पानी के अंदर घुल चुकी है, वो तो सॉल्यूशन बन गया. लेकिन जो इम्प्योरिटी थी वो सॉलिड फेज में अभी भी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट थी. मुझे उस इम्प्योरिटी को एड्जॉर्ब कराना है, मुझे शुगर को एड्जॉर्ब नहीं कराना है. मेरी बात क्लियर हो गई? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में भी हम एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं. जैसे मास्क बनाने में हम एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को यूज करते हैं, हम प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में भी यूज करते हैं. अच्छा, एक एग्जांपल और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन, आप लोगों ने सुना लिटमस सॉल्यूशन आई थिंक सबने सुना होगा. 10th क्लास में एक वर्ड आया था लिटमस सॉल्यूशन, आई थिंक सबने पढ़ा होगा लिटमस सॉल्यूशन. आई थिंक 2 तरीके का लिटमस सॉल्यूशन होता है, एक ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन होता है और एक आपका कैसे कलर का होता है, रेड कलर का. 2 तरीके के लिटमस सॉल्यूशन होते हैं, एक ब्लू और एक रेड. मुझे ये जो लिटमस सॉल्यूशन है इसमें जो कलर है वो कलर कैसे आया, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का कलर है रेड और ग्रीन कलर, रेड और ब्लू कलर जो लिटमस सॉल्यूशन को मिला है वो सॉल्यूट का कलर है.
अगर मैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूट लूं, एक पर्टिकुलर कलर की मैंने डाई ली और पानी में घोल दी, तो पानी कलरफुल हो गया। लेकिन पानी कलरफुल कैसे हुआ? जो पर्टिकुलर डाई मैंने उस वाटर में डाली है उसकी वजह से वाटर क्या हुआ है? कलरफुल। तो वो जो कलर है वो सॉल्यूट है जो आपने पानी में घोल दिया है, जिसकी वजह से पानी का कलर कलरफुल हो गया। पानी आपका कलरफुल हो गया, पहले कलरलेस था। तो आपने कोई सॉल्यूट, ऐसे कलर का कोई सॉल्यूट डाला है जिससे आपका वाटर क्या हो चुका है? कलरफुल हो चुका है। अगर फिर से आप उस वाटर को कलरलेस चाहते हो, जैसे लिटमस सॉल्यूशन में से मैं लिटमस के ब्लू कलर को हटाना चाहती हूँ, मैं लिटमस सॉल्यूशन में से लिटमस के रेड कलर को हटाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? उस लिटमस सॉल्यूशन को चारकोल के ऊपर से पास करना है। तो चारकोल क्या करेगा? चारकोल पाउडर उस लिटमस सॉल्यूशन की ब्लू कलर के जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या रेड कलर के जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करेगा? उन सबको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेगा, अपनी सरफेस के ऊपर। तो क्या बचेगा? जब सारे कलरफुल सॉल्यूट पार्टिकल्स को चारकोल पाउडर ने अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लिया, तो क्या बचा? लेफ्ट क्या बचा? कलरलेस वाटर, राइट। तो आप डाई को भी क्या कर सकते हो? जो आपकी डाई है उसको भी आप क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सॉलिड कैन ऑल्सो एडजॉर्ब, सॉलिड कैन ऑल्सो एडजॉर्ब, और यहां पर सॉलिड क्या है? सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। यहां पर भी जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो एडजॉर्प्शन, अब की बार हमें क्या पढ़ना है? एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। और एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज का मतलब ध्यान से समझिए, मुझे सॉलिड को एडजॉर्ब कराना है, और सॉलिड जो है मेरा वो सॉल्यूट की फॉर्म है, मतलब एडजॉर्बेट मेरा सॉल्यूट है जिसका नेचर सॉलिड है, वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसमें से मुझे उसको हटाना है और एडजॉर्बेंट चारकोल के ऊपर क्या करना है? एडजॉर्ब कराना है, ठीक है। एम आई क्लियर? अब जैसे मैंने आपको अभी भी एक एग्जांपल दिया कि लिटमस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस व्हेन इट इज शेकन विद चारकोल। अगर मैं चारकोल के साथ शेक कर दूं, विच इंडिकेट दैट द डाई ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल। चारकोल क्या करेगा? वो सारी डाई को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा। ये प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट कर रही है? दिस प्रॉपर्टी मेड यूज ऑफ इन रिमूविंग कलरिंग मैटर। अगर आप किसी सॉल्यूशन में से कलरिंग मैटर को क्या कराना चाहते हो? रिड्यूस करना चाहते हो या उसको रिमूव करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल मैंने इस सॉल्यूशन का आपको क्या दिया? रॉ शुगर सॉल्यूशन जो आपने बनाया है उसको डीकलराइज कर सकते हो, जो इम्प्योरिटी है उसे आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन फेस वाले हैं, हमें इनको भी यूज करना है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में। अगर मैं बात करूं एडजॉर्प्शन की, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं उस पर मैं एक अलग क्लास लूंगी, जो एप्लीकेशन एडजॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। तो अभी मैं जनरली आपको ये बता दूं, क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? मैं क्या बोल रही हूँ? क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है। तो अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया वो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन, शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज में मैं आपको क्लियर कर देती हूं, जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट क्या होता है? जो एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है। जो एडजॉर्बेट है वो क्या है? सॉल्यूट है, जो किस में प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और इसका नेचर कैसा है? सॉलिड। ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। एडजॉर्बेंट यहां पर जो आप लोगे, एडजॉर्बेंट वो भी आपका कैसा है? स्टेट में सॉलिड है। और जनरली आप किस एडजॉर्बेंट को, मैंने बताया कौन कौन से सॉलिड एडजॉर्बेंट ज्यादा बेटर हैं, जैसे चारकोल, सिलिका जेल, ये बेटर एडजॉर्बेंट की तरह एक्ट करते हैं सॉलिड फेज में। तो यहां मैं जनरली किसको यूज कर रही हूं? सॉलिड चारकोल को। अच्छा, कई जगह आपको वर्ड मिलेगा एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, ये भी वर्ड आपको मिलेगा। तो एक ही बात है, मैं चारकोल लिखूं, एनिमल चारकोल लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। तो सॉल्यूट को एडजॉर्ब कराना है। सॉल्यूट कहाँ मिलेगा? सॉल्यूशन में मिलेगा। सॉल्यूशन को पास करना है चारकोल के ऊपर, तो जो सॉल्यूट है सॉलिड नेचर में, वो चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताए, ऐसे ही अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि जो एडजॉर्प्शन है
फ्रॉम सॉल्यूशन फेस वाला वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? जैसे कि फर्स्ट फैक्टर हमने पहले पढ़ा था जब हमने गैस को एडजॉर्ब कराया था सॉलिड की सरफेस पर, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर। अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट जितना अच्छा होगा उतना बेटर काम होगा। तो एडजॉर्बेंट की अलग अलग सरफेस होती है, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी होती है एडजॉर्ब करने की, उनका रेट अलग अलग होता है। सेकंड, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, किस एडजॉर्बेट में ज्यादा एडजॉर्ब होने की कैपेसिटी है। ठीक है। तीसरा फैक्टर फिर से वही मैं बात करूंगी, तीसरा फैक्टर हम सरफेस एरिया ले लेते हैं। और सरफेस एरिया पर तो आप हमेशा एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। ये बात तो आप दिमाग में 100% सेट कर लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, चाहे किसी भी तरीके का एडजॉर्प्शन हो। फोर्थ नंबर हमने बात की थी फैक्टर टेम्परेचर की। और टेम्परेचर में मुझे ये पता है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो गैसियस एडजॉर्बेट पे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तुरंत गैस के जो एडजॉर्बेट हैं वो तुरंत एडजॉर्बेंट की सरफेस को छोड़कर भागेंगे। सॉलिड जो आपके एडजॉर्बेट हैं उन पर थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा और वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप मिलेगा। कैसा मिलेगा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है आपका वो कैसा मिलेगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन गैस वाली जो एडजॉर्बेट था उस पर टेम्परेचर फैक्टर का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यहां पर भी सेम इफेक्ट पड़ रहा है, सेम रिलेशन में इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट जो फैक्टर हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर के बाद, प्रेशर। सॉल्यूट अगर आपका सॉलिड नेचर का है, जो एडजॉर्बेट अगर आपके सॉलिड नेचर का है तो उसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर का अगर मैं यहां पर इस वाले एडजॉर्प्शन पे बात करूं तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है। सिक्स नंबर फैक्टर यहां पर मैं प्रेशर की जगह बात करूंगी कंसंट्रेशन की। किसकी बात करूंगी, कंसंट्रेशन की। अगर मैं अपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाती जाऊं, अगर मैं अपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाती जाऊं तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो एडजॉर्प्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। जनरली ऐसा देखा गया, जनरली वर्ड यूज कर रही हूं। 99.99% एप्लीकेबल है, 0.1% कभी भी फेल हो सकता है। 99.99% एप्लीकेबल है कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन मैं आगे वर्ड यूज कर देती हूँ, जनरली ऐसा देखा गया। ठीक है। अब फ्रेंडलिक ने एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक ग्राफ दिया था। वो एक ग्राफ भी दिया था और एक इक्वेशन भी दी थी, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। यहां पर जो इक्वेशन बनेगी फ्रेंडलिक की, इस तरीके के एडजॉर्प्शन पे बात करूं जिसमें मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है, मैं यहां पर इस तरीके के एडजॉर्प्शन पे अगर बात करूं फ्रेंडलिक की, तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म
स्क्रीन सबको क्लियर है? स्क्रीन सबको क्लियर है? स्क्रीन और वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है। तो फ्रेंडलिक ने इस तरीके के एडजॉर्प्शन पर भी अपनी इक्वेशन क्या दी? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, आइसोथर्म इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, यहां पर उसने कंसंट्रेशन का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के साथ रिलेशन देखा है। वहां उसने गैस के केसेस में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ रिलेशन लिया था। तो यहां रिलेशन क्या मिलेगा? x अपॉन एम इज इक्वल टू के। अभी हम p के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन देख रहे थे, अब हम कंसंट्रेशन के साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का रिलेशन देखेंगे। कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन एन, कंसंट्रेशन की पावर 1 अपॉन एन। तो x अपॉन एम इज इक्वल टू के, सी की पावर 1 अपॉन एन। अब मेरी बात को ध्यान रखना, जैसे वहां प्रेशर पे उसने कहा था कि लो प्रेशर पर वो इक्वेशन वैलिड थी, सेम यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूट की जनरली अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट कब हो जाएगा? जब आप ये देखेंगे कि n की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं, जब आपकी स्पेस पूरी तरीके से एडजॉर्बेंट की सरफेस पूरी तरीके से अवेलेबल स्पेस कवर हो जाएगी और n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन c पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन के। क्या मेरी बात यहां तक सबको क्लियर है? क्या मेरी बात यहां तक सबको क्लियर है? मेरी यहां तक किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब अगली क्लास में एडजॉर्प्शन मुझे जितना डिटेल में आपको बताना था, जितना भी डिटेल में मुझे आपको एडजॉर्प्शन बताना था, मैंने आपको एडजॉर्प्शन पूरा डिटेल में बताया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन की, कि कहां कहां पर और ये यूज हो सकता है एडजॉर्प्शन। देन हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी चैप्टर का नया टॉपिक कैटालिस्ट। ठीक है, क्योंकि जो कैटालिस्ट होते हैं जनरली वो एडजॉर्बेंट, सॉलिड एडजॉर्बेंट की तरह एक्ट करते हैं रिएक्शन में। हम जनरली क्या करते हैं, कैटालिस्ट को यूज करते हैं ना, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो कैटालिस्ट की स्टेट कैसी होती है, फिजिकल स्टेट उसकी गैस होती है, सॉलिड होती है या लिक्विड होती है, उसकी हम बात करेंगे पर्टिकुलर कैटालिस्ट की। वो रिएक्शन की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर रहा है उसकी बात करेंगे। कितने तरीके के कैटालिस्ट होते हैं और वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे वर्क करते हैं कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे वर्क करते हैं, तो डिटेल में हम कैटालिस्ट को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूंगी डिटेल में। यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है